नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुई है और इसे लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की कोशिश होगी कि इस अवधि में 100% किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी की अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। नया रायपुर में 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने बीजेपी नेताओं से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। धरना का समर्थन करने के लिए पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास को किसानों ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि बीजेपी के 15 साल के शासन में भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। किसानों का कहना है कि अपने आंदोलन में कोई राजनीति नहीं चाहते। बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसानों के धरने में कांग्रेस नेता ही अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने किसानों की मांग और उनके धरने को अपना समर्थन दिया है। किसानों की प्रमुख मांग है कि सभी अर्जित भूमि के अनुपात में पात्रता अनुसार भूखंड दिया जाए। जिस भूमि का मुआवजा नहीं मिला उस पर 4 गुना मुआवजा मिले। बसाहट से सटी भूमि को भू अर्जन से मुक्त और संपूर्ण बसाहट का पट्टा दिया जाए। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी नेता किस मुंह से किसानों को समर्थन देने गए थे। किसानों की उनकी सारी समस्याएं उनके कार्यकाल की हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर अफसरों से बातचीत हो रही है। जल्द ही धरना समाप्त होगा। डॉक्टर रमन सिंह जी, अनेकों आंदोलन हुआ, जब सत्ता में नहीं थे किसानों के साथ खड़ा होते थे। बीजेपी के लोग राजधानी ना बने, जरूरत नहीं है। सत्ता मिलने के बाद हमारे किसानों के सीने में दाल डला। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल हुकूमत थी। जमीन छीनने का काम, समझौता करने का काम, एग्रीमेंट करने का काम और एग्रीमेंट से मुकरने का काम ये तो डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार ने किया था। तो उनको समर्थन, आखिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर के बेचारे क्या करेंगे। वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रायोजित षड्यंत्र है जो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के साथ में खड़ी है। हम इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ पर जानबूझकर राजनीति भी कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को हाईजैक भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 366 करोड़ के भ्रष्टाचार और कथित डायरी के मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि शिक्षा विभाग में फर्जी डायरी बनी है। जिसके नाम से डायरी बनी है उसने भी ऐसी किसी शिकायत से इनकार कर दिया है। डायरी में कोई तथ्य नहीं है, ये केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि भाजपा की साजिश है। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच के लिए निवेदन किया है। 3 पेज की डायरी है, पेपर में छपा है 2 पेज की डायरी है। ये तो अपने आप में, और जिसने सबसे बड़ी बात है कि जिसके नाम से शिकायत हुआ है वो खुद बोला कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया है। सबका उसमें नाम आया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो इसके लिए हमने मांग की कि इसकी जांच की जाए। इसकी आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को रायपुर में प्रथम एडिशनल सेशन जज लीना अग्रवाल की स्पेशल ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि जीपी सिंह पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकारी वकील ने जीपी सिंह की 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग रखी थी, जिस पर कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापकों के 91 पदों पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों की ओर से अधिकारों के हनन के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका
पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक में सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों को ही पात्रता शर्तें प्रकाशित की गई थी। इस भर्ती के लिए दिसंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कोरिया, रायपुर, जशपुर और दूसरी जगहों के पुरुष अभ्यर्थियों ने पीएससी के जारी विज्ञापन और उसके भर्ती नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। भानु प्रतापपुर में 2 अलग अलग आईडी ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी हो गए। पहला ब्लास्ट ताड़ोकी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने किया, इसमें जवान घायल हो गया। ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने नदी के दूसरे छोर से सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। एसएसबी की एक टुकड़ी रावघाट रेल परियोजना के तहत निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक की सुरक्षा में सर्चिंग पर निकली थी। दोपहर 12 बजे नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं कोसरूड़ा कैंप के दोपहर को नक्सलियों ने यहां पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। एसपी शलभ सिन्हा ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। गरियाबंद एसपी ऑफिस में नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी बैठक हुई और इस विशेष बैठक में 3 जिले के 10 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जिसमें विशेष रूप से एडिशनल डीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा शामिल हुए। धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने इस बैठक में शामिल होकर साझा रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान एडीजी ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की। साथ ही तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में तीनों जिले में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा भी की गई। एडिशनल डीजी नक्सल ऑपरेशन आए थे यहाँ पे और समीक्षा मीटिंग के पश्चात उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं और निर्देश के लिए हमको निर्देश दिए, जिसके पालन के लिए हम लोग अपनी योजना बना रहे हैं और भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं और भविष्य में क्या करना इस संबंध में हमको निर्देश दिए हैं, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कांकेर में पेंसिल तोड़ देने के मामूली विवाद के बाद छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल कांकेर नरहरदेव स्कूल में प्रैक्टिकल के बाद जब छात्र घर जा रहा था, तभी 10वीं के साथी छात्र ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र के हाथ में मामूली चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र की हालत सामान्य बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद से ही आरोपी छात्र फरार है। 4-5 रोज पहले ये उनका पेंसिल लिया था, आरोपी का सीस पेंसिल लिया था। उसी बात को लेकर इस दोनों में मतलब वाद विवाद हुआ और हाथ मुक्का एवं चाकूबाजी से मारपीट किए बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का दिन हादसों के नाम रहा। प्रदेश में अलग अलग हादसों में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। गीदम दंतेवाड़ा रोड पर एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई। वहीं जांजगीर चांपा के शिवरिंद्राना क्षेत्र के कंसदा गांव में पुलिस फोर्स से भरी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 15 से 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बस में करीब 45 पुलिसकर्मी सवार थे। इधर बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के बनारस रोड पर 2 ट्रक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कवर्धा के लालपुर मार्ग पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रायपुर कलेक्टर ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और होम आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। कलेक्टर ने 120 अधिकारियों और कर्मचारियों को शो काज नोटिस जारी किया है। आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अभनपुर की काउंसलर गरिमा साहू को भी नोटिस दिया गया। गरिमा साहू ने होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम जिला पंचायत रायपुर में हाजिरी नहीं दी और न ही सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कलेक्टर ने कहा कि अनुशासनहीनता और आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा के लिए क्यों न ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर हाजिरी अवधि की वेतन कटौती करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।
कलेक्टर ने कर्मचारियों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर में यात्री बसों और ट्रेन के लिए कोई नई गाइडलाइन अब तक जारी नहीं की गई है। बसों और ट्रेनों में यात्री पूरी क्षमता के साथ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हम केवल छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसमें से करीब 8,000 संक्रमित तो केवल राजधानी रायपुर के ही हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तर्ज पर तीसरी लहर में भी नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लगभग यही हालत ट्रेनों की भी है। वहीं बस ऑपरेटर्स का कहना है कि कोरोना के डर और ठंड की वजह से वैसे ही यात्री कम है। इसके बाद भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक सवारी की क्षमता 50% कर दी गई है। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तभी आदमी लोग अपने खुद समझना चाहिए कि क्या गाइडलाइन होना चाहिए है। अब वो सब खुद चलेंगे तभी होगा। अब लेकिन गाइडलाइन होनी चाहिए। जो पुरानी गाइडलाइन थी उसी को अडॉप्ट किए हैं कि 50% पैसेंजर लेके यात्रियों को सफ़र करें और सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें, लेकिन वो उतना होना तो मुश्किल है। कहीं कहीं लोकल गाड़ियों में नहीं हो पा रहा है। मास्क जरूरी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए। टेस्टिंग को लगातार हम बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन न केवल बस स्टैंड और हवाई अड्डा पे, हम लोग जहां भी ऐसी संभावना है उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कारण SECR की 25 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 15 से लेकर 26 जनवरी तक अलग अलग दिनों में 16 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द और 4 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है। इसके साथ ही 5 दूसरी ट्रेनें इस दौरान देरी से रवाना होंगी। दरअसल बिलासपुर मंडल के खरसिया रॉबर्टसन सेक्शन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाना है। इसके लिए 15 से लेकर 26 जनवरी तक का समय दिया गया है, जिसे देखते हुए SECR की 16 ट्रेनों को रद्द करने और 4 ट्रेनों को अलग अलग दिनों में डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। प्रभावित ट्रेनों में कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने से इसका सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि रेल अधिकारी यात्री सुविधा के लिहाज से चौथी लाइन कनेक्टिविटी को अहम मान रहे हैं। उनका कहना है कि काम पूरा होने के बाद ट्रेनों में परिचालन में गति आएगी और रेल सुविधाओं में भी विस्तार होगा। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में एक बच्चे के संवेदनशील अंग पर चोट पहुंचाकर धर्मांतरण के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने जशपुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल से इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है। वनवासियों के हितों की रक्षा करने वाले जनजातीय सुरक्षा मंच के संरक्षक और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने इस मामले में आयोग को शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेकर आयोग ने पीड़ित बच्चे को इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं एक आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आज भी कई जगह पर दबिश दी, लेकिन आरोपी हत्थे नहीं चढ़ा। इधर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने 2 दिन बाद पीड़ित बच्चे के परिवार से मुलाकात कर आंदोलन की नई रूपरेखा तय करने की बात कही है। बात मौसम की करते हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज हल्की बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा से प्रदेश के कई इलाकों में ये बारिश हो रही है। रायपुर और बिलासपुर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। कवर्धा में भी चिल्फी समेत कई इलाकों में सुबह से लेकर शाम तक कोहरा छाया रहा। जिले में खराब मौसम के कारण रबी की फसल प्रभावित हुई है। अंबिकापुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे इलाके के कई गाँव में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। पत्थल गांव में भी आज शाम को तेज बारिश हुई। बेमौसम बारिश से धान खरीदी केंद्र में खुले में रखा धान भीग गया। बेमौसम हुई बारिश के बाद इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इंडिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप खेला जा रहा है और इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आकर्षी ने क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आकर्षी ने मालविका को 21-12, 21-15 से हराया। कल मालविका बंसोड़ ने साइना नेहवाल को हराया था।
आकर्षि कश्यप सेमीफाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।